बीच आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने उन्हें 9वीं बार समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उन पर लगे हैं और इसी मामले में पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। इससे पहले 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 8वां समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल 8वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर, उसके साथ साथ 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी और 4 मार्च को भी ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। लेकिन 8 बार अरविंद केजरीवाल ईडी के जो समन भेजे गए थे वो पेश नहीं हुए ईडी के सामने और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये पूरी तरह से जो समन है वो गैर कानूनी है, इनका कोई आधार नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो मकसद है वो सिर्फ गिरफ्तारी का है, किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। आज पेश होना है जावेद, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि उम्मीद कम लग रही है और अभी तक जितने तर्क दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ गैर कानूनी कहा जाता है और वो ये भी कहा जाता है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं आम आदमी पार्टी को, ये कहते हैं कि मकसद सिर्फ गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जांच नहीं है। देखिए, बिल्कुल कल भी जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ये पूछा था कि आप पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 समन इस मामले में अब तक आ चुके हैं, 9 समन आबकारी नीति मामले में और एक जल बोर्ड का मामला है उसमें, उन सभी समन का जवाब दिया गया है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेश होने में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब गिरफ्तारी से। लेकिन ये इतना ही संदर्भ कल कोर्ट में हुआ और उसके बाद मामला आगे बढ़ा और कोर्ट ने बिल्कुल। और जावेद, आज देखना होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं, कुछ देर बाद ये खबर सामने आएगी कि आज भी वो पेश होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। इस बीच मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से यह खबर है और खबर यह है कि वहां बलूचिस्तान के विद्रोही गुट के लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। दावा किया गया हथियारों से लैस लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से घेरा और फिर ताबड़तोड़ वहां गोलीबारी कर दी। यही नहीं, वहां जोरदार बम धमाकों की भी आवाजें सुनी गई और खबर यह है कि इस हमले ने चीन की भी नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि दावा किया गया है कि विद्रोही गुट के लड़ाकों ने वहां चीन के प्रोजेक्टों में काम करने वाले उसके जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी निशाना बनाया। इस हमले में अब तक जो जानकारी मिल रही है, 7 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। तो इन लड़ाकों ने ग्वादर पोर्ट पर सीधे हमला बोल दिया और यहां पर यह आतंकी हमला हुआ। जबरदस्त तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया गया और फिर गोलीबारी की गई। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। बलोच लिबरेशन आर्मी पर आतंकी हमले का शक जताया जा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, यहां जबरदस्त तरीके से आतंकी हमला हुआ है और पूरे इलाके को पहले घेरा गया लड़ाकों की तरफ से और फिर गोलीबारी की गई। 7 लोग इस बड़े हमले में मारे गए। और इस बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान के ग्वादर में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को लगातार ऐसे हमले होने की धमकी दे डाली है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 6 ऑफिसर समेत 12 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 8 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर आ रही है। तो आपको बता दें, ये बड़ा हमला, अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि चीन को एक तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने ऐसे और हमलों की धमकी दे डाली है। और इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, 6 ऑफिसर्स उनके, 12 लोग कुल मिलाकर मारे गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, जबकि 8 आतंकवादियों के भी मारे जाने की खबर है। यानी दोनों तरफ से फिर गोलीबारी हुई है और ग्वादर में ये बड़ा आतंकी हमले का मामला है और इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसकी तरफ से ये धमकी दी गई है चीन को। ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या ज्यादा अपडेट और आपके पास आ पाया है इस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो अपना सीपीसी का प्रोग्राम अगर ग्वादर और बलूचिस्तान में आगे बढ़ाएगा तो उसे इसके गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। और इसमें दूसरे सबसे बड़ी खबर ये है कि आईएसआई का जो स्टेशन डिप्टी कमांडर था आतंकवादियों के अटैक में, वो भी मारा गया। इसमें ताजा अपडेट ये है कि जो आईएसआई का डिप्टी कमांडर था वो भी इस अटैक में मारा गया है। आतंकवादियों के 8 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं और 1 दर्जन से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, इसमें 6 आईएसआई के लोग शामिल थे। फिलहाल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों की खोज अभी भी जारी है और अब पाकिस्तानी सेना जगह जगह छापेमारी कर रही है। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका ओपी तिवारी। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम भाइयों की निर्मम हत्या मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। आरोपी साजिद आयुष और अहान पर 23 बार वार किया था।
साजिद ने धारदार हथियार से गर्दन पर वार करने के बाद दोनों मासूमों के सीने, पीठ, हाथ, पैरों पर कई बार वार किए। मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पर्दाफाश हुआ है। आयुष के शरीर पर 14 और आहान के शरीर पर 9 घाव थे। तो वहीं एनकाउंटर में मारा गया साजिद, पोस्टमार्टम में 3 गोली लगने की पुष्टि हुई है। वहीं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और इस आरोपी पर, जो जावेद जिसका नाम है, जो भाई है साजिद का, 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। पुलिस की अलग अलग टीमें उसके पीछे इस वक्त हैं। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? जावेद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को लगी है? और अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है दोनों बच्चों की, कई बार, एक के बाद एक कई बार अलग अलग जगहों पर शरीर के किए गए साजिद के द्वारा, और साजिद को जो मुठभेड़ में मारा गया है उसको 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। क्या और इसके अलावा अपडेट? पंकज, ये बात साफ हो चुकी है कि गर्दन काटने के बाद, दोनों नाबालिग बच्चों के गर्दन काटने के बाद 23 बार वार किए गए हैं दोनों बच्चों के शरीर पे, नाबालिग बच्चों के शरीर पे, जिससे उनकी मौके पर मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जो हमारे बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जावेद लगातार फरार चलता है। 4 उत्तर प्रदेश पुलिस की लगातार उसको सर्च कर रही है। इसके अलावा एसएसपी की टीम अलग से उसे सर्च करके 25,000 रुपए का इनाम भी उस पर रख दिया गया। तो वजह क्या थी इस सब के पीछे अमित? तो उसमें एक बड़ा खुलासा तब होगा जब जावेद पुलिस की गिरफ्त में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, जब जावेद पुलिस की गिरफ्त में आएगा तब एक बड़ा खुलासा होगा और रियल मोटिव मालूम चल पाएगा कि आखिरकार इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया था। क्योंकि मुख्य आरोपी साजिद पुलिस टीम पर फायरिंग किया, जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। अब केवल जावेद बचता है जो ये खुलासा कर सकता है कि आखिरकार डबल मर्डर को अंजाम क्यों दिया गया, वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। क्योंकि जिस दौरान साजिद हत्याकांड को अंजाम दे रहा था उस दिन उस समय जावेद जो है, बिल्कुल, तो जैसे ही जावेद गिरफ्त में आएगा तो पता चलेगा मोटिव क्या था, किस वजह से इतने निर्मम तरीके से 2 मासूमों की हत्या की साजिद ने। मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, असम पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के भारत प्रमुख हारिस फारूकी को गिरफ्तार किया। फारूकी के साथ उसके साथी रेहान को भी असम पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। दोनों को बांग्लादेश की सीमा पार करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। एनआईए को दोनों की तलाश थी और अब असम पुलिस इन्हें एनआईए को सौंप देगी। हारिस फारूकी देहरादून का रहने वाला है, जबकि उसका साथी रेहान ये पानीपत का रहने वाला है, जिसने अपना धर्म बदल लिया था, जबकि उसकी पत्नी बांग्लादेश की सिटीजन है, नागरिक है। दोनों देश विरोधी कई साजिश में इससे पहले भी शामिल हैं। तो इन दोनों को, हारिस फारूकी और रेहान को, जो साथी है हारिस फारूकी का, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब एनआईए को सौंपा जाएगा हारिस फारूकी को। आईएसआईएस का इंडिया चीफ फारूकी, असम से इसे गिरफ्तार किया गया है और असम का धुरवी है इलाका जहां से इसकी हारिस फारूकी की गिरफ्तारी हुई।